और भाई लोग क्या हालचाल। भाई लोग ने बोला था कि थोड़ा लुक चेंज किया जाए, बैकग्राउंड की बात करी थी ना कि पूरे लुक की। अच्छा कोई बात नहीं, चश्मा वापस पकड़ लो भाई, फेंक नहीं सकता, बहुत महंगा है। मार्केट में एलओक्यू का ये जो नया लैपटॉप है 2024 में सबसे पहले यही लॉन्च हुआ था आरजीपी के साथ, जो कि इंटेल ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है 2024 में। लेकिन यार जिस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया ना, इस प्राइस रेंज में कोई और लैपटॉप नहीं है जो आपको 100% एसआरजीबी देता है, जेन 4 एसएसडी देता है और साथ ही आपको मक्स स्विच भी प्रोवाइड कर रहा है। इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कि कोई भी लैपटॉप होगा जो 3050 के साथ या इवन 2050 के साथ कोई भी और ब्रांड 100% एसआरजीबी आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इसका सेलिंग पॉइंट तो इसको मान लेते हैं, लेकिन इस लैपटॉप को आज रिव्यू करने का क्या मतलब, ये लॉन्च तो 2 महीने पहले ही हो चुका था, तब भी मेरे पास ये लैपटॉप अवेलेबल होने वाला था, बट मैंने इसलिए रिव्यू नहीं किया बिकॉज उस वक्त इस जीपीयू को उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं कह सकते थे, बिकॉज यार जस्ट लॉन्च ही हुआ था और उस वक्त कैसे कह सकते थे कि आप जाकर R350M खरीद लो, बिकॉज मैं खुद भी श्योर नहीं था कि आपको मैं सजेस्ट कर पाऊं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्स टाइम। एनवीडिया के भी जब नए ग्राफिक्स कार्ड 4000 सीरीज आए थे स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा कि भाई वो 4000 सीरीज फुल टीजीपी अपना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। अब 2024 में वो पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। सिमिलरली eGPU या DGPU अब धीरे धीरे बेटर ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 महीने मार्केट बल्कि ज्यादा हो चुका है इस पर्टिकुलर जीपीयू को, एंड अब कह सकते हैं कि इसका रिव्यू किया जा सकता है। एंड कितना आपके लिए बेटर रहने वाला है वो गेमिंग टेस्ट में एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क में आपको आइडिया लग जाएगा। इसका सेलिंग पॉइंट तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें और क्या प्लस मिलता है आपको। इसमें आपको i5-12450HX प्रोसेसर मिलता है, जो कि एग्जैक्टली 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ प्लस 4 P कोर्स 4 E कोर्स देखने को मिलता है। एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि HX प्रोसेसर के साथ आता है। लेकिन कितना डिफरेंस होगा HX एंड H प्रोसेसर में, देखो यार मैंने जो बेंचमार्क कंपेयर किया तो उसके हिसाब से मेरे को ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 10-11 300-400 का डिफरेंस होगा दोनों के स्कोरिंग के बीच में, लेकिन इसको रीब्रांडिंग कहें कि बेटर सीपीयू कहें वो आपको वैलोरेंट गेम में पता चल जाएगा। एंड हाँ गाइस, ये आपको 8GB रैम के साथ ही मिल रहा है, बट 32GB 32GB तक अपग्रेडेबल है एज पर कंपनी, एंड DDR5 रैम आपको देखने को मिलता है। मैं कहूंगा कि इस लैपटॉप का आप या तो 16GB वाला वर्जन लो या 8GB के साथ जाते हो तो उसको अपग्रेड जरूर कर लेना 16GB, बिकॉज परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस आता है। बिकॉज मैंने काफी रिव्यूज देखे जिसमें 16GB वाला का परफॉर्मेंस नो डाउट वैलोरेंट में 250+ FPS आ रहा था, और जिनके पास 8GB वाला वेरिएंट था जिन्होंने रिव्यू कर रखा है उसमें समर अराउंड 160-170 का FPS आ रहा था। मतलब रैम बढ़ाने से FPS पे कितना डिफरेंस आ सकता है वो आपको उस रिव्यू से ही पता चल जाएगा जो आप देख सकते हो। जहां तक बात रहती है कि भाई क्या इस लैपटॉप में और 1 लाख रुपए के एलओक्यू में कोई डिफरेंस है, नहीं बाबा नहीं। अगर डिजाइन एंड लुक्स की बात की जाए एंड बिल्ड की बात की जाए तो इट इज सेम एज 2024 के 1 लाख रुपए जो अभी रिसेंटली मैंने 4060 या 3050 का भी रिव्यू कर रखा है। इट इज सेम लैपटॉप, देयर इज नो डिफरेंस रिपोर्ट्स एंड एनीथिंग। थर्मल्स की भी बात करेंगे उस पर, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी पॉलीकार्बोनेट के साथ आपको देखने को मिलता है, लेकिन देखकर दूर से ये कोई कह देगा कि भाई मेटल बिल्ड के साथ भी होगा, फिनिश ही ऐसा है। पॉलीकार्बोनेट होने के बाद भी लिटरली अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यार मुझको बॉडी फ्लेक्स तो ना के बराबर देखने को मिलता, हल्का सा है, लेकिन अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो अगेन माइनर ही कहा जाएगा। एंड वॉबलिंग, जिसका सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, यार पैसा देखो यार, जिस बजट प्राइस में आपको ये लैपटॉप मिल रहा है इतना वॉबलिंग नहीं है कि इसको हम जिससे परेशान हो जाए। वॉबलिंग प्रॉब्लम था 2022 वाले HP विक्टस में, उसको कहते थे पूरा झूला, जो कि उन्होंने 2023 में इंप्रूव किया, बट इसको कह सकते हैं कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन प्राइस रेंज भी ध्यान रखो। एंड बैक साइड अगर इसके आप देखोगे तो थर्मल्स में चेंजेस क्या लाया गया है बताता हूं आपको, ये पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि आपको यहां पर अगर आप देखोगे 2 साइड में आपको एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, बल्कि जो इनटेक कर रहा है साइड के वेंट को हटाकर इन्होंने थोड़ा सा लैपटॉप को बेटर एस्थेटिक लुक देने का कोशिश किया है। लेकिन इसके जीपीयू में और एनवीडिया के जीपीयू में अगर आपको चूज करना हो तो आप कौन सा करोगे, इस डाउट को तो मैं भी सोच के परेशान हूं। रीजन इसका ये है गाइस, क्योंकि 3050 जो एनवीडिया आता है वो मार्केट में काफी वक्त से है, वो ऑप्टिमाइज्ड है, थोड़ा सा आपको बेटर एफपीएस भी लाकर दे देगा, लेकिन इस रेंज में और भी चीजें हैं जो कि वो लैपटॉप्स लाके नहीं देते हैं। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों अगर 4GB 3050 एंड 4GB 530M को, तो अगर आप बेंचमार्क्स देखोगे तो बेंचमार्क्स में तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे आगे तो उसमें तो आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट एक कमी छोड़ दी है यार, Lenovo अपने हर लैपटॉप में आपको MS ऑफिस तो देता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं देता है? इसमें भी देना चाहिए था। जुगाड़पंती वाला चक्कर मैं नहीं चाहता। अगर आप लैपटॉप दे रहे हो तो भाई MS ऑफिस भी दे देते, अदरवाइज यार देखो कहीं ना कहीं से कोशिश करना, जुगाड़ करना। जहां तक इस लैपटॉप की वेट की बात है तो यार देखो अगेन इट्स ऑलमोस्ट 2.4 kg, वेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कंपनी ने, बोला चाहे आप 4060 ले लो चाहे आप ये वाला ले लो, वेट सेम मिलने वाला है। तो ये 2.4 kg का लैपटॉप है और साथ ही आपको ये 170 वॉट का चार्जर पावर ब्रिक मिल जाता है। इसके वेट के साथ ये ऑलमोस्ट 3 kg का आपको देखने को मिलने वाला है।
यार थोड़ा सा वेट कम किया जा सकता था। जब हम जीपीयू उतना पावरफुल नहीं लगा रहे हैं तो वेट का क्या मतलब बनता है? कोई बात नहीं, पैसा कम कर दिया, हमारे लिए वही काफी है। क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी जनता है जिनको बजट में एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसको लेकर वो टेंशन फ्री अपना काम कर सके, पढ़ाई कर सके, सीख सके, गेमिंग कर सके, जो करना चाहे कर सके। जहां तक पोर्ट्स की बात है, इसमें आपको वो सारे पोर्ट्स मिलते हैं जो एलोक्यू के सारे वर्जन में मिलते हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको 3.2 Gen 2 C टाइप पोर्ट मिलता है जो 1.4 डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, जो आपको 4K 140 हर्ट्ज इसके R GPU से आपको एक्सटर्नल आउटपुट मिल जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग बटन साइड में मिल जाता है, ऊपर अलग से टेंशन नहीं है, साइड में मिल जाता है। और एक हेडफोन ऑल इन वन जैक, साथ ही आपको USB का 3.2 Gen 1 पोर्ट देखने को मिलता है। अगर बैक साइड में मैक्सिमम पोर्ट रखा गया है, इससे एग्जैक्टली वायरिंग में आपको काफी हेल्प मिलता है, मतलब वायर मैनेजमेंट में, जिसमें आपको इसका चार्जर प्लस साथ में आपको 2 USB 3.2 Gen 1 के टाइप A पोर्ट मिल जाता है, 3 एंड HDMI का 2.1 का पोर्ट मिलता है फॉर एक्सटर्नल आउटपुट। लेकिन वो आपको 60 हर्ट्ज का ही आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले पर आउटपुट देगा। और साथ ही आपको एक RJ45 का भी ऑप्शन मिल जाता है। एलोक्यू लॉन्च ही इसीलिए हुआ था, जैसा कंपनी का कहना है कि हम बजट में आपको वो लाकर देंगे जो दूसरे नहीं दे पाते। तो इन्होंने 100% sRGB का आपको डिस्प्ले दिया है अंडर 60,000 रुपीज में। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। G-Sync कैपेबल मॉनिटर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 72 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट चेंज हो सकता है, लेकिन आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके उसको एनेबल करना पड़ता है। फायदा क्या है इस डायनेमिक रिफ्रेश रेट का? फायदा ये है कि आपका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी सेवर थोड़ा बेटर हो जाता है। जैसे आप बैटरी मोड पर आ जाते हो, अपने आप 72 हर्ट्ज पर आ जाएगा, जिससे बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड जहां तक कलर ग्रेड वर्क की बात, नॉर्मली हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे भाई लोग हैं जिन लोगों को एग्जैक्टली 100% sRGB लैपटॉप चाहिए होता है और कलर ग्रेड वर्क बहुत, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग करना होता है, थंबनेल डिजाइन करना होता है, बट वो अपने पास पर्सनली 100% sRGB का लैपटॉप, बेटर कलर गैमेट का लैपटॉप मिलता ही नहीं इस प्राइस, जिसके कारण उनको ओल्ड जेन में जाना पड़ता है, मतलब i5 का 8th जेन या 9th जेन, उसके लिए जाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर लेटेस्ट जनरेशन के साथ बेटर डिस्प्ले, बेटर गैमेट मिल जाता है ना, तो उन लोगों के लिए काफी सपोर्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से उन लोगों के लिए ये वन ऑफ द बेटर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको मूवी वॉचिंग, गेमिंग, कलर ग्रेड वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग में दिक्कत नहीं आने वाला है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि वो इसको 4K एडिटिंग के लिए लेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान लें कि भाई ये 4K एडिटिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज एक लेयर और 2 लेयर पर काम करने की बात नहीं होती है। एचडी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, बट स्टिल आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल इस वाले वर्जन के एलोक्यू में अभी GPU आर्क उतना कैपेबल नहीं है, 4GB वाला अगर हम कहें, जो आपको टू द एक्सटेंट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर पाओगे। बट हाँ, जहां तक फिल्मोरा में हम जो अवेलेबल प्रीसेट्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट के, वो यूज करना चाहें, उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड जहां तक ब्लेंडर एंड ऑल की बात है, तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप एक बेसिक मीडियम लेवल पर अभी चीजें सीख रहे हो या करना चाहते हो, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन आप एक बंदे हो जिसको जो ऑलरेडी ब्लेंडर्स एंड आप 4K एडिटिंग एंड ऑल पर काम कर रहे हो, फिर उसके लिए आप इसको नहीं चूज कर सकते हो। यहाँ पर Lenovo एलोक्यू आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है जो कि 60,000 के अंदर, इवन 58-59,000 रुपीज में आप अपना सारा काम एक बेसिक लेवल से ऊपर जाकर कर सकते हो विथ एन ईज। और जहां तक डिस्प्ले वाला बताया, वो तो आप टू द टॉप लेवल भी कर सकते हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। जहां तक परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात है, तो आर्क GPU का ये पहला हम परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाल रहे हैं, जिसमें मुझको इसका जो बेंचमार्क्स है वो 3050 के आसपास ही देखने को मिला, ठीक है। एंड इसका जो आप सिनेबेंच R23 स्कोर देखोगे तो वो भी 10-11,000 के अराउंड फॉल करता है, जो कि एच प्रोसेसर से कंपेयर करें i12 5450H प्रोसेसर से, तो वो भी कहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये HX होकर भी कितना डिफरेंस लाता है, वो थोड़ा सा एक माइंडसेट कह सकते हो। बट अगेन HX है तो नो डाउट थोड़ा तो पावरफुल है ओवरऑल अगर TDP को लिया जाए, क्योंकि इसका TDP H से ज्यादा है। स्कोर देखे तो भाई 10,995, थोड़ा सा और उम्मीद था बिकॉज ये HX प्रोसेसर है, जैसा हमने कंपैरिजन में भी आपको दिखाया, और 1628 इसका सिंगल स्कोर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे इसने 3D Mark 10 भाई ऑलमोस्ट 6,000 निकाल कर लाया, जो कि RGP से उम्मीद नहीं कर रहे थे, बट उस हिसाब से ठीक ठाक स्कोर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और सिमिलरली हमने PC Mark 10 में भी ऑलमोस्ट 5,300 5,800 के अराउंड स्कोर इस वेरी कर रहा था, जो कि ठीक ही कहलाएगा, बट HX से थोड़ा और उम्मीद था मेरे को। और यहाँ पर आप CPU का Geekbench स्कोर देख सकते हो, और फिर CPU का अगर आप GPU का Geekbench देखोगे तो वो भी आपको समवेयर अराउंड 48,000, जो कि सही है 3050 से भी अगर हम कंपेयर करें तो इसको। और सिमिलरली आप क्रॉस मार्क 10 स्कोर देख सकते हो, किसी और से कंपेयर करना हो तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो।
जहाँ तक रीड राइट की बात है तो भाई 5000 स्कोर समर अराउंड निकाल कर लाता है। वैसे तो मैक्स आउट जेन 4 स्पीड 7000 के अराउंड होता है, बट इन एन एवरेज इस प्राइस रेंज में 5000 इज गुड ऑल्सो, जो कि जेन 3 से काफी अच्छा कहलाएगा। अब क्योंकि इसका 3D Mark 10 ठीक ठाक निकल कर आया, तो मुझे लगता है कि ये गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाएगा। लेकिन जो मैंने रिव्यूज पहले देख रखे हैं उसमें मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, बट लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और फिर इसको 3050 के किसी एक लैपटॉप के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। 4GB ग्राफिक्स कार्ड, ये ध्यान। वैलोरेंट के साथ गेम स्टार्ट करते हुए देखते हैं भाई 170-180 FPS यहाँ पे टच कर रहा था, और 8GB भाई पूरा ही रैम यूटिलाइज हो रहा है, तो कहूंगा भाई 16GB अपग्रेड कर लेना या 16GB वाला वेरिएंट लेना। टेम्परेचर आप देख सकते हो, और TDP यहाँ पर आपका 54-55 CPU का जा रहा है। TGP यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे, कुछ ग्लिच आ गया था, बट 35-45 TGP एक्चुअली में यूटिलाइज हो रहा है। अब हम सेटिंग्स को थोड़ा हाई करके भी देखें, यहाँ पे भी 140-150 FPS इसने अचीव कर लिया, और अगर 16GB रहेगा तो आपका आराम से ये 200-250 FPS निकाल कर दे देगा। नेक्स्ट गेम हम सोचे कि चलो हाई सेटिंग्स पर थोड़ा सा माइल्स मोराल खेल कर देखते हैं, और उसमें 40-50 FPS के अराउंड हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन रैम पूरा यूटिलाइज हो रहा है। अगेन रैम 16GB होता थोड़ा सा बेटर हो जाता हमारा FPS। और टेम्परेचर क्योंकि हम 28-29 डिग्री सेल्सियस पर रूम के टेम्परेचर पर चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि 78-80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जा रहा है। और आप मेमोरी GPU का देखोगे तो भाई 5.8GB मेमोरी दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मेमोरी शेयरिंग के कारण दिखा रहा होगा। 4GB का ही ग्राफिक्स कार्ड ये है। अब इसको हम वेरी हाई सेटिंग्स पर जब हमने चेक किया XeSS ऑन करके, XeSS DLSS इसमें नहीं मिलता बिकॉज इंटेल का GPU है, इसमें आपको XeSS मिलता है, तो 45 से 50 FPS के अराउंड इन्होंने एवरेज निकाल रहा था, जो कि ठीक कहलाएगा। अब RDR2 में हम चले जाते हैं, और यहाँ पर हम सेटिंग्स को हाई रखते हुए, अल्ट्रा रखते हुए, फिलहाल FSR को ऑफ करके हमको 60 के अराउंड FPS एवरेज देखने को मिल रहा था, जो कि ठीक कहलाएगा। भाई ये कहूँगा कि 3 महीने में अपने ARC GPU को इंटेल ने ऑप्टिमाइज बेटर किया, बिकॉज 3 महीने पहले ये परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था। अब वी कैन से कि परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन बिफोर। और अब इसमें हम FSR2 को क्वालिटी पे रखते हुए चेक करते हैं, तो हमको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, बल्कि सेम ही FPS और बल्कि थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। बट कह सकते हैं कि अभी हमारा इंटेल पर XeSS या FSR का उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इसको भी ऑप्टिमाइज बेटर किया जाए, लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है वो अभी हमको ठीक ठाक लगा कह सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं लगा इस हिसाब में भी, अगर हम इंटेल के नए ग्राफिक्स कार्ड को कंसीडर करना चाहें। अब GTA 5 पर हम जा रहे हैं, और GTA 5 में बेसिक सेटिंग्स के साथ पता नहीं हमारा FPS 72 पर लॉक हो रखा था, कुछ ग्लिच होगा, अदरवाइज 80-90 FPS आप आसानी से इसमें अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन GPU का रिक्वायरमेंट तो कम ही दिख रहा है, CPU इंटेंसिव थोड़ा सा ये गेम होता है, और अगेन हमने सब वेरी हाई सेटिंग्स कर दिया, तब भी हमारा, अब देखो यहाँ पर आप 90 FPS देख सकते हो ऑलमोस्ट, लेकिन 8GB रैम पूरा ही कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। 16GB अपग्रेड करवा लेना या 16GB वाला वेरिएंट खरीदना। नेक्स्ट गेम पर हम आते हैं, जो कि है अपना अल्ट्रा सेटिंग्स पर। आप देखोगे भाई पूरा 3.94 4GB तक जा रहा है, इसका वी रैम यूटिलाइजेशन रेड पर आ रहा है, तो इसको हाई सेटिंग्स पर ही हम चेक करेंगे। फर्स्ट वाले प्रायोरिटी में हम FSR को ऑफ करके चेक करते हैं, और देखते हैं कितना FPS से निकाल कर ला पाता है। आप देख सकते हो कि एक्सटेंडेड फीचर सब हमने ऑफ कर रखा है, जस्ट हाई बेसिक सेटिंग्स पर हमको 55-60 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक कहलाएगा। और आप देखोगे अब रेंडरिंग पहले से बेटर हो गया। इस लैपटॉप का और लोगों ने भी रिव्यू किया है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रेंडरिंग में इशू देखने को आपको लग रहा होगा, कुछ ये लाइट्स एंड ये शैडोज थोड़े से अलग से, बट अब ये थोड़ा सा पहले से बेटर ऑप्टिमाइज किया गया है, तो रेंडरिंग में, गेम रेंडरिंग में आपको दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। वो सब अब क्वालिटी आपको देखो, यहाँ पे जो फायर का है इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई प्रॉपर आपको क्वालिटी निकल कर आ रहा है। अब हम इसको FSR को अगर क्वालिटी पर रखते हैं, तो यहाँ पर आप 70-75 FPS इन एन एवरेज देख पा रहे हो, जो कि कहेंगे कि नो डाउट इट्स बेटर GPU इन दिस प्राइस रेंज। भाई अंडर 60K मिल रहा है, उस हिसाब से अगेन TGP जो GPU का है वो ऑलमोस्ट 60-65 तक गया था, टच किया था, तो आप वही समझ लो 75 वॉट TGP का ये लैपटॉप है। और अगर हम इसमें साइबर पंक खेल कर देखें हाई सेटिंग्स पर, तो आप देख सकते हो 35, 45, 50 FPS के अराउंड ये टच करेगा। रैम पूरा यहाँ पे भी यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 55 FPS निकाल कर ला रहा है, जबकि यहाँ पे हमने एक तरह से XeSS को क्वालिटी को भी हमने ऑन करके भी चेक किया, तो उसमें भी आप देखोगे कि इन एन एवरेज आपको सेम ही FPS देखने को मिल रहा है, उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। बट अगेन XeSS को क्वालिटी पर रखने के बाद अगर आप यहाँ पर चेक करोगे 45-50 FPS, जो कि इन एन एवरेज आप इस लैपटॉप से अचीव कर सकते हो। री ट्रेसिंग ऑन करना तो गलती से मत कर देना भाई, नहीं तो FPS
आना ही नहीं है। आप इसको हाई सेटिंग्स, मीडियम सेटिंग्स में आसानी से खेल सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है काउंटर स्ट्राइक, क्योंकि ये भी अब थोड़ा जीपीयू इंटेंसिव हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 60, 70, 75, 80 FPS थोड़ा रुक कर आप देखोगे तो इवन 90, 100 FPS इन एवरेज ये टच कर रहा था। तो आप खेल सकते हो इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम काउंटर स्ट्राइक भी। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं RTX 3050 के वाले लैपटॉप के साथ। CPU सेम है, उसमें आपको 16 GB का रैम है। तो FPS अगर आप देखोगे वहाँ पे XeSS ऑन है और यहाँ रॉ परफॉर्मेंस आप देख रहे हो राइट में, और लेफ्ट में XeSS ऑन है। तो इन एन एवरेज FPS आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। आइडिया 2 अगर आप देखोगे ये भी RTX 3050 में खेला गया है और ये भी सेम CPU, बट यहाँ पर आपको 65-70 FPS के अराउंड ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बेटर है। यहाँ पर जब हमने इसको क्वालिटी परफॉर्मेंस में कर दिया DLSS 2 को, तो FPS और बेटर हो गया। तो RTX का कहीं ना कहीं NVIDIA DLSS थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, नो डाउट। अब ये आप खेल देख रहे हो Ryzen 5 5600H में, जहाँ के FPS सेम हाई सेटिंग्स पे हमको 40-45 FPS ही देखने को मिल रहा है। जहां तक स्पीकर क्वालिटी की बात है, तो देखो दोस्तों, ना 2023 में ना 2024 में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं लाया गया है स्पीकर में। सेम 2 वाट के 2 नीचे डाउन फायरिंग स्पीकर आपको मिलते हैं। Dynamic का सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, आप थोड़ा सा साउंड क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। एक सिंगल पर्सन के हिसाब से अगर मेरे को ऑडियो सुनना है तो दैट्स गुड एनफ, बट हाँ थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। उम्मीद किया था कि 2024 में किया जाएगा, बट लेकिन यार प्राइस को भी शायद ध्यान रखना है, इस कारण से प्राइस के साथ ओके कहा जाएगा, करेक्ट। एंड जहां तक बैटरी बैकअप की बात, अब बैटरी बैकअप में एग्जैक्टली 60 वाट आवर 63 वाट आवर का इसमें आपको मिलता है। 3 सेल की बैटरी मिलती है। एंड एज यूजुअल जो जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हैं उनका बैकअप हम 2-2.5 घंटे से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, और अगर गेमिंग कर रहे हो तो भाई भूल ही जाओ। लेकिन अगर हम इसको eGPU मोड भी देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, eGPU मोड पर रखेंगे 50% ब्राइटनेस 50% ऑडियो, उस हिसाब से आई थिंक इसमें आप 3.5 से 4 घंटे आप बैकअप निकाल सकते हो। बिकॉज इसमें आपको TGP भी अगर देखा जाए तो वो हल्का ही मिलता है 70। कहीं पे कंपनी ने मेंशन नहीं कर रखा है कि इसका 4GB RGPU का क्या TGP है, बट समवेयर अराउंड 70-75 वाट के अराउंड आपको देखने को मिलता है। जहां तक कैमरा की बात है, कैमरा क्वालिटी की बात है गाइस, तो 720 पिक्सल 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। एवरेज रूम लाइट यहां पर अभी फिलहाल जल रहा है। कह सकते हो कि 720 पिक्सल के हिसाब से ठीक है, और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट प्राइस को भी तो ध्यान रखना है गाइस। और आप ऑडियो भी इसी से सुन रहे हो, माइक क्वालिटी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। शटर बटन तो मिलता ही प्राइवेसी के लिए, और साथ ही आपको 720 पिक्सल का कैमरा मिलता है। एंड क्वालिटी वाइज आप चेक करके बताओ कैसा लगता है। प्लस एक चीज अच्छी लगती है कि जिसमें वेंटेज सॉफ्टवेयर लिनोवो ने दे रखा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा है कि हम आपको 1 लाख में अलग देंगे, इसमें अलग देंगे। अब लिनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर भाई सीरियसली इस प्राइस रेंज में इन्होंने सारे ही फीचर्स वेंटेज के दिए हैं, एक्सेप्ट बस आपको यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन नेटवर्क बूस्ट, ऑटो क्लोज, ये सब कुछ मिलता है। थर्मल मोड भी आपको इस 60,000 से कम वाले लैपटॉप में, इसे 59,000 रुपीज के लैपटॉप में देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, क्वाइट मोड एंड कस्टम मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जहां पर अगेन यहाँ पर आप परफॉर्मेंस को ट्वीक करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से ओवरक्लॉकिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, बिकॉज आप CPU GPU को यहाँ से ट्वीक कर सकते हो, CPU को स्पेशली कहूँ तो। और साथ ही साथ इसमें आपको लीजन एरिना, आपको डायनेमिक सॉफ्टवेयर इसके ऑडियो को इंप्रूव करने के लिए, ई स्पोर्ट्स, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और अगेन आपको यहाँ पे मग स्विच भी मिलता है। इस प्राइस रेंज में अंडर 60,000 रुपीज मग स्विच बहुत रेयर है। और अगर आपको यहाँ देखोगे हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड IGPU ओनली मोड, हाइब्रिड ऑटो मोड, हाइब्रिड DGPU मोड, ये सब कुछ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आप नीचे देखोगे कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो 172 से 144 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट चेंज होते रहता है, जो कि अगर आप बैटरी पर यूज करोगे तो अपने आप 72 हर्ट्ज पर चला जाएगा। वो ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हो। प्लस आपको हार्डवेयर स्कैन करने के लिए क्विक स्कैन आप यहाँ पर देख सकते हो। डिस्प्ले, ऑडियो, सारे ड्राइवर्स का, अगर कोई भी आपका ड्राइवर ऊपर नीचे है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सपोर्ट्स, वारंटी एक्सटेंड ऑल करना है तो वो भी आप यहाँ राइट में ही आपको लिनोवो का सपोर्ट सेंटर में देखने को ऑप्शन मिल जाता है। रैपिड चार्ज के साथ आता है। अगर आपको एग्जाम्पल जल्द से जल्द लैपटॉप को चार्ज करना है तो आप इसको एनेबल कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हो। टच पैड लॉक का ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। गेमिंग करते वक्त अगर आपको टच पैड बंद करना है, यू कैन ऑफ इट। पावर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ से आप आपका बैटरी का हेल्थ, बैटरी टेम्परेचर, बैटरी कैपेसिटी, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड,
ये सब कुछ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अगर बैटरी चार्जिंग इशू कुछ है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। मतलब वेंटेज सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। सेम फीचर्स जो आपको 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप में मिलता है, वही फीचर्स आपको इसके भी Lenovo वेंटेज सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि किसको ये लैपटॉप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि भाई 58,000 रुपीज में लेटेस्ट स्पेक के साथ Gen 4 SSD हो गया, आपको मक स्विच हो गया, आपको 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल गया, प्लस HX प्रोसेसर हो गया, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती इस रेंज के किसी भी लैपटॉप में। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ काम गेमिंग ही है, थोड़ा बेटर FPS लेना है, तो फिर अगर आप देखोगे तो आपको भाई 3050 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड आप आइडिया पैड के साथ जा सकते हो, आप टफ F15 के साथ जा सकते हो, आप डेल G16 के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका वर्क एक मीडियम लेवल गेमिंग है, बस गेमिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही आपको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप चाहिए, लेटेस्ट स्पेक्स चाहिए, करेक्ट, उस हिसाब से मैं इस लैपटॉप को एक सही ऑप्शन कहूंगा। एंड जहां तक इसके आर्क जीपीयू की बात, जो आज से 3 महीने पहले की ऑप्टिमाइजेशन थी और आज के डेट में थोड़ा सा बेटर हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड विद एन अपडेट से और बेटर होगा। लेकिन अगेन गेमिंग मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है, मोस्टली मेरा वर्क जीपीयू से ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव है, उस हिसाब से दिस इज अ लैपटॉप विच यू कैन गो विद। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, हेल्प करूंगा। इसी बात पर एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन ऑन कर देना फॉर नोटिफिकेशन, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि अभी लीजन का भी जल्दी रिव्यू आने वाला है, और साथ ही कलर प्लस 4060 उसका भी रिव्यू आने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।